खबर दोपहर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज दौरा है। कानपुर के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे और ऐसे में एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना कर प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक का कार्यालय आज उसके उद्घाटन कार्यक्रम में खुद शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी में खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। कानपुर के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, जिसमें कि प्रत्याशी अरुण पाठक का कार्यालय का उद्घाटन होना था, जिसमें खुद शिरकत की है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। 5 सीटों में 3 सीटें स्नातक की हैं और 2 सीटें शिक्षक की। स्नातक की सीटों पर हमारे सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग विधान परिषद के सदस्य हैं। हमने तीनों को दोबारा अवसर पार्टी ने दिया है। मुरादाबाद बरेली से जयपाल सिंह व्यस्त, कानपुर उन्नाव से श्री अरुण पाठक जी और कानपुर अयोध्या से गोरखपुर अयोध्या से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी। 2 सीटें शिक्षक खंड की हैं, कानपुर उन्नाव और झांसी और प्रयागराज। हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं 5 पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाता बनवाने का काम बड़ी संख्या में किया है। हम लोग अपने और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज पांडे जुड़ गए। सूरज, जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर दौरे पर पहुंचे और एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए, उद्घाटन उन्हीं के हाथों हुआ, क्या कुछ हुआ इस दौरान? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर के साकेत नगर में आज भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर सभी अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर कहा है कि अरुण पाठक को जीत दिलाए। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षक एमएलसी रेणु रंजन भदौरिया का भी कार्यालय जवाहर नगर में खुलना है, जिसको लेकर अब यहाँ से जो प्रदेश अध्यक्ष वो निकल चुके हैं, उसका भी उद्घाटन करेंगे। ऐसे में 5 सीटों को जिताने का अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से ये दम भी भरवाया है कि भारी से भारी संख्या में घरों पे जाकर जो भी मतदाता है उनसे संपर्क करेंगे और उनका वोट डलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सूरज, और ऐसे में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है, बीजेपी मंथन करना शुरू कर चुकी है। क्या कुछ इस दौरान भी क्या कुछ बातचीत निकल कर आई एमएलसी चुनाव के मद्देनजर? जी बिल्कुल, देखिए जो कानपुर की जो स्नातक की सीट है वो अपने आप में काफी बड़ी सीट है, क्योंकि इस सीट पर पिछले 2 बार को छोड़ दे तो 99 साल तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा था। इसलिए इसको प्रतिष्ठा बनाकर इस पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष लड़ा था और इसके बाद अरुण पाठक ने 99 साल से जो कांग्रेस का किला था उसे ढा दिया था और अरुण पाठक ने जीत हासिल की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं से इस बार जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को दोबारा से जीतने के लिए लगातार मतदाताओं की जो स्नातक के मतदाता हैं उनके वोट बनवा रहे थे, उनके घर घर जा रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं से एमएलसी चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरीके से लड़ रही है जिस तरीके से एक विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है या लोकसभा का चुनाव आम चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को प्रतिष्ठा लगाकर उसको अपने कार्यकर्ताओं को घर घर मतदाताओं के घर पर भेजकर जमीन पर काम करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। आपको बता दें कि साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि 5 एमएलसी की जो सीटें हैं, 2 शिक्षक की है और 3 ग्रेजुएशन की सीटें हैं, इनको सभी को जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और भाजपा इन सभी 5 सीटों को जीतकर एमएलसी अपने विधान परिषद में बैठाने का काम करेगी। जी सूरज, क्योंकि एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया और ऐसे में खबर यह भी है कि एक महिला एमएलसी प्रत्याशी और भी है जिनके कार्यालय का उद्घाटन खुद भूपेंद्र चौधरी करेंगे, क्या कुछ जानकारी उससे जुड़ी हुई आपके पास?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जवाहर नगर में वो कार्यालय जो कि शिक्षक एमएलसी के पद की उम्मीदवार है रेणु, उनके कार्यालय का उद्घाटन होना है। ऐसे जब यहाँ पर जो उद्घाटन करने के बाद सीधे अब जवाहर नगर यहाँ से जो रवाना हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, और वहां पर पहुंचकर वो कार्यालय का वहां पर भी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उद्घाटन करेंगे और वहां पर भी जो कार्यकर्ता मौजूद है उनको संबोधित करेंगे। जी बहरहाल सूरज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के कार्यालय में है, पूजा अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद रहा, कौन कौन से पदाधिकारी उस वक्त रहे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बताया कि कानपुर उन्नाव और कानपुर देहात की ये जो एमएलसी सीटें हैं, इसको लेकर ये चुनाव होना है, जिसमें कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले मौजूद रहे। साथ ही कानपुर के सभी विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं संगठन की बात करें तो संगठन के भी सभी बड़े पदाधिकारी वहां पर मंच पर मौजूद थे, जो कि जिले से संबंधित थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा युवाओं को आमंत्रित किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्नातक कर चुके युवा है उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। साथ ही उनको मतदान के प्रति प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जब संबोधन किया गया तो उनको खासतौर से संबोधित करते हुए कहा गया कि वह अपने दोस्तों यारों के साथ मिलकर बूथ तक पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है उनको विजयी दिलाएं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक संघ में जिस तरीके से पिछली सन 2020 में प्रत्याशी भाजपा ने उतारा था, इस बार अन्य दोनों सीटों पर भी शिक्षक संघ से उतारा गया है और दोनों ही प्रत्याशी जीतकर विधान परिषद पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, नेपाल से बड़ी खबर। नेपाल के पोखरा में विमान क्रैश हुआ है। येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि विमान में कई लोग सवार थे और ऐसे में 68 यात्री विमान में सवार थे, जिसमें कि हादसे में लगभग सभी यात्रियों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काठमांडू से पोखरा के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई विमान। हादसे में लगभग सभी यात्रियों की मौत हो गई है। ये दुखद खबर। मौत की आंकड़ों में लगातार बढ़त जारी है। आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। काठमांडू से पोखरा के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। नेपाल में एयरलाइंस क्रैश हो गया। पोखरा में ये विमान क्रैश हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। 68 यात्री विमान पर सवार थे और ऐसे में हादसे में लगभग सभी यात्रियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आंकड़ों में अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सद्दाम खान जुड़ गए। सद्दाम, जिस तरह से ये दुखद खबर सामने आई है, नेपाल में बड़ी दुर्घटना हुई है। नेपाल के पोखरा में विमान क्रैश हुआ है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि नेपाल से बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आज 10:32 पर काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ी विमान जो है वो पोखरा पहुंचने से पहले ही जो है लैंडिंग से पहले ही उसमें आग लगती है और आग लगने से वो वहां सेती नदी में जो है विमान क्रैश होकर गिर जाती है। उस विमान में 68 यात्री और 4 चालक सदस्य रहते हैं। वहां पर जो विमान क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब क्षतिग्रस्त होकर उस नदी में गिरती है तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वो लोग राहत बचाव कार्य में जुट जाते हैं। जब इसकी सूचना वहां के स्थानीय प्रशासन और प्रधानमंत्री को होती है तो प्रधानमंत्री स्वयं, जो वहाँ के नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड है, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचते हैं और वहाँ एयरपोर्ट के जो लोग हैं और जो वहाँ की एजेंसियां हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं और साथ ही साथ जो भी लोग इस विमान में क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं, हर स्तर से राहत बचाव कार्य करने की सभी को दिशा निर्देश देते। साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वो एक मंत्री परिषद की आपात बैठक भी बुलाते हैं और हर स्तर से जो भी लोग इस विमान में थे उनका राहत बचाव करके उनको बाहर निकालने की बात करते हैं। वहीं आपको लेटेस्ट अपडेट जो बता दूं, अब तक उसमें से जो है राहत बचाव कार्य में से 35 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से
72 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से सद्दाम, घायल हैं। आपने हमें अपडेट जरूर बताया, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से ये बड़ी जो दुर्घटना हुई है, क्या कुछ उसके पीछे का कारण अभी तक पता लग पाया है? बिल्कुल, देखिए लैंड जो क्रैश हुआ है उसका क्या कारण है अभी पता नहीं चल पाया। हालांकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो बता रहे हैं जो विमान थी उसमें तकनीकी कारण से जो है वो आग लगती है, उसके बाद आग लगने के बाद जो है वो विमान क्रैश होकर पोखरा से लैंडिंग की कुछ देर पहले ही वो सेती नदी में जा गिरती है। हालांकि जो अभी उसमें अपडेट है उसमें जो है 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही साथ इसमें 5 लोग भारतीय नागरिक, 10 विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। तो टोटल विमान में जो है वो 72 लोग जो चालक समेत 72 लोग शामिल थे। हालांकि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार इस पूरे घटना पर नजर बनाए और साथ ही साथ अधिकारियों को हर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी विमान जहां क्रैश हुए वहां पर सभी लोगों को राहत बचाव सद्दाम, से क्या बाहर कुछ निकाला जाए। आंकड़े साफ हो पाए हैं कि आखिर इस पूरे दुर्घटना में क्या कुछ आंकड़ा आया है अभी तक? क्या कुछ अपडेट है कि कितने लोगों की इसमें मौत हुई है इस हादसे में? बिल्कुल, देखिए वो जो विमान है उसमें टोटल 72 लोग थे, यानी 68 यात्री और 4 चालक के सदस्य। उन 68 लोगों में जो है वो 10 विदेशी नागरिक थे और 5 भारतीय नागरिक थे। जो वहाँ एम्बेसी ने अभी उसकी बात एम्बेसी के जरिए ही ये बात मिली है। तो लगातार वहां पर जो दुर्घटना हुई है, विमान क्षतिग्रस्त हुई है, वहां पर रेस्क्यू कार्य जारी है और सभी लोगों को जो है वो रेस्क्यू कार्य करके बाहर निकाला जा रहा है। सद्दाम, क्योंकि विदेशी नागरिक समेत हमारे भारतीय नागरिक भी विमान में थे, क्या क्या उनके परिजनों तक इसकी सूचना पहुंच गई है और क्या कुछ उनकी मांग है? क्या फिलहाल स्थिति साफ हो पाई है कि आखिर क्या उन पर अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए उसमें जो अपडेट मिल रही है, जो एम्बेसी के थ्रू अपडेट मिल रही है, जो एम्बेसी ने एक लेटर जारी किया है उसमें 5 भारतीय नागरिकों के होने की बात कह रही है। लेकिन अभी लगातार जिस तरह से रेस्क्यू कार्य चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद ही जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो पाएगी कि साथ ही साथ जो उनके परिवार के लोग उन तक जब सूचना पहुंच पाएगी तब ये हमें सूचना मिल पाएगी कि उनके परिवार के लोगों की क्या मांग है। लेकिन जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार जो भी लोग हैं उनको, जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि राहत बचाव कार्य में तेजी लाया जाए और जो भी लोग उस विमान में है उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सद्दाम। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। पीएम ने आगे कहा कि आज वंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वह सराहनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि 2023 की पहली ट्रेन है। हमारे देश में 15 दिनों के भीतर ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। ये दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत वंदे अभियान प्रगति कर रहा है। ये देश की ट्रेन है, इसकी रफ्तार कितने ही वीडियो लोगों के दिलों में और दिमागों में छाए हुए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को, विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की
बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है। ये ट्रेन देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, जहां गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज 67वां जन्मदिन है। मायावती के जन्मदिन को बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर एक किताब का विमोचन भी किया। मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है, तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। वहीं पसमानदा मामले पर मायावती के बयान को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पलटवार किया है। आज मायावती जी जिस तरह से पसमानदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसमानदाओं को शोषण हुआ
और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तमाम पसंदीदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जा रही है और ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है जिसके अंदर पसंदीदा समाज को योजना में हिस्सेदारी ना मिली हो। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम और तमाम शौचालय हों या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसंदीदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की, तुष्टीकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता। वहीं सीएम योगी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना है। वहीं अगली खबर, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उन्होंने लिखा है कि अनंत शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। वहीं गाजियाबाद में विवेकानंद के जन्म उत्सव पर राष्ट्रीय संघ सेवक ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं यात्रा को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद भारत के हर एक युवा नागरिक को देश के लिए संगठित होकर देश हित के लिए कार्य करना है। हमारे देश के युवा सही रास्ते पर चलेंगे तो हमारे देश की तस्वीरों में बदलाव आएगा। वहीं बिजनौर के मोहल्ला भरत विहार निवासी सुभाष सिंह त्रिपुरा स्टेट राइफल में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उनका बेटा अर्पित सिंह महज 3 साल के जिले का गूगल बॉय बन गया है। दरअसल अर्पित की जनरल नॉलेज काफी अच्छी है। उससे जो भी सवाल किया जाता है वो उसका जवाब दे देता है। बता दें कि भारत के राज्यों, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विश्व के कितने देश हैं और उन देशों की राजधानी कौन सी है, इनकी उससे पूछी गई पूरी जानकारी, जिसका उसने अच्छे से जवाब दिया। इसके साथ ही विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री के नाम भी उसे अच्छी तरीके से याद है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के अन्य सवालों के भी तत्काल जवाब देता है। अर्पित बड़ा होकर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे साइंटिस्ट बनना चाहता है। ये भारत की राजधानी क्या है? अच्छा, मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,10,247 करोड़। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,43,247 करोड़। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? भारत कब आजाद हुआ था? 1947। समुद्र के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम। ये भारत की राजधानी 2 साल के थे जी। 2 साल में इन्होंने, मतलब मैं कुछ भी पढ़ाई करता था तो अपना बोलने लगते थे। अच्छा। 2 साल के इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था तो मैं देखा इनका कैचिंग पावर अच्छा है। अच्छा, तब से मैं लगभग इन्हें कितना ज्ञान है अगर बात की जाए? पूरे वर्ल्ड की कैपिटल जी और अपने इंडिया के मुख्यमंत्री, कैपिटल, भारत कब आजाद हुआ है जी, और एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं उनकी पूरी जानकारी है, और यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं उनकी पूरी जानकारी है। कितना समय पढ़ाते हैं आप इन्हें? इनको मेरे को मतलब जितना भी ड्यूटी करने के बाद में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जी, उसके बाद में मैं इन पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ, जी। तो काफ़ी अच्छी इनकी कैचिंग। अगली खबर मेरठ से, जहां पेट्रोल पंप कर्मियों की खुलेआम गुंडागर्दी देखी गई। पेट्रोल कम डालने का विरोध करने पर महिला सहित युवक को लाठी डंडों से पीट डाला। लाठी डंडे से मारपीट का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं पंप कर्मी, और आपको बता दें कि पीड़ित युवक ने थाने में गुंडागर्दी की शिकायत की थी। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड के एचपी पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
अगली खबर चंदौली से, जहां 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। मोबाइल टावर से बैटरी चुराने का आरोप लगाया गया है। चोरी की 5 बैटरी और एमपी नंबर की स्कॉर्पियो बरामद की गई है। पकड़े गए चोर एमपी के सीधी जिले के निवासी है। दूसरा चोर बलुआ थाना क्षेत्र का निवासी है। बरामद बैटरी की कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। वही आगरा के तीर्थधाम बटेश्वर पहुंचे सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराई। इस दौरान रामगोपाल यादव ने देश में सुख शांति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यमुना नदी में नौका विहार किया। तो फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।